या ग्रुप में भेजो, अगर होगा तो सॉल्व कर देगा, है ना। ग्रुप में मैंने भी 2 फैकल्टी ऐड किए थे ना, उसको तुम भेजो, अगर वो होगा तो वो सॉल्व कर देंगे, नहीं होगा डिस्कस करेंगे, नहीं होगा फिर मैं सीख के बताऊंगा, ये चीज़ें हैं। तो डाउट क्लास में डाउट डिस्कस करो, डाउट क्लास दे दे, तो कल रात को 1-1 बजे तक डाउट क्लास हुई है, डेढ़ 2 घंटे की डाउट क्लास हुई है। तो डाउट क्लास में आओ, डाउट तुम 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे तक डाउट क्लास, कोई दिक्कत, तुम्हारा डाउट खत्म तब तक क्लास होगी। अभी क्लास का टाइम वेस्ट होगा, बाकी लोगों को बोर लग रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे चक्कर में बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है, ये है। 2-2 डाउट फैकल्टी लगे हुए हैं यहाँ, डाउट क्लास हो रहा है इसके बावजूद। बाकी रैंक नलिटी तुम्हारा आता है तो लगा के देखो, क्योंकि मैंने अभी क्लास में डिस्कस नहीं किया, ये हम यहाँ पे अभी क्योंकि नलिटी हमने अभी तक जितना कोर्स पढ़े इसमें नल स्पेस नलिटी हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी, तो ये मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये है, बाकी तुम डाउट क्लास में पूछते कोई और तरीके से लगाते हैं हम। तो अभी हमने ये वाला पार्ट कवर किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ से हमने यहाँ तक अभी कवर किया है। तो अभी मैं ये वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि है ना यहाँ आएगा रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, ये सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो तो पहले स्पेस है ना, उससे पहले जनरल कॉन्सेप्ट है वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। सो वेक्टर स्पेस विथ रियल फील्ड। बताओ कोई डेफिनेशन बताओ भाई, वेक्टर स्पेस को आप लोग कैसे डिफाइन करते हो। किसको आइडिया है डेफिनेशन का, वेक्टर स्पेस डिफाइन कैसे करते हैं, ये वेक्टर स्पेस होता क्या है। कोई भी ट्राई करो जिनको आइडिया है। हम्म। 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 तो जनरली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जहां आपको पूछ रहा हो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, वो आपसे ये पूछेगा सब स्पेस है कि नहीं है। तो मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब स्पेस चेक करने को आता है, कि आपके पास 4 ऑप्शन है और आपसे पूछेगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा सब स्पेस है ना, हमें ये देखना है कि कौन कौन सा सब स्पेस होगा, ये देखना है इसमें। तो ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या, एक सेट है समझो, वेक्टर स्पेस सेट है विथ सम स्ट्रक्चर या सम ऑपरेशन। तो इसमें होगा कि अ सेट वी विथ 2 ऑपरेशंस। क्या क्या 2 ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन, एडिशन, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि वो सेट कैसा है उसके हिसाब से। जैसे सेट ऑफ मैट्रिसेस हैं, वी अगर सेट ऑफ मैट्रिसेस है तो मैट्रिक्स एडिशन हो गया, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं तो पॉलिनोमियल एडिशन हो जाएगा। तो जो भी अगर मतलब रियल नंबर्स हैं, अगर ऑर्डर पेयर्स हैं तो ऑर्डर पेयर का एडिशन होगा। तो जैसा सेट है उसके हिसाब से एडिशन है, ये सिंपल नॉर्मल वाला एडिशन नहीं है कि नंबर में 1+2 3 होता है, वैसा नहीं, ठीक है। तो ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करेगा सेट पे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे तुम देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, वेक्टर स्पेस विथ रियल फील्ड। ये फील्ड क्या होता है मैं डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये प्योर बहुत थ्योरेटिकल हो जाएगा। फील्ड का मतलब क्या है, एक सेट है जिसमें स्केलर्स बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ स्केलर समझ लो। तो ये फील्ड का मतलब है सेट ऑफ स्केलर्स। तो यहाँ पे ये फिक्स कर रखा है कि जो भी स्केलर्स आप लोग मतलब कांस्टेंट चूज करोगे, जब मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ तो मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, तो वो जो कांस्टेंट जिसको हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट किस सेट से आएगा, तो वो यहाँ पे रियल नंबर है। तो यहाँ इन्होंने आपके
केस में फिक्स कर दिया कि वो आपका जो फील्ड है वो रियल नंबर है। इसका मतलब है कि जो भी स्केलर आप चूज करेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा। तो यहाँ रियल फील्ड है ना। आप बाकी अगर कोई डिफिकल्ट बुक पढ़ेंगे या कोई जनरल बुक, तो वहाँ फील्ड बहुत सारे डिफरेंट फील्ड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, फिर बहुत सारे और है ना। तो वो तुमने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी में जो होता है, आइडियल्स, रिंग, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं जो बहुत सारे, मतलब फील्ड बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन, हमें जो यहाँ पे सिलेबस पढ़ना है, इसमें फील्ड फिक्स कर रखा है कि सेट ऑफ रियल नंबर है। तो फील्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब है सेट ऑफ स्केलर्स, कि स्केलर किस सेट में बिलोंग करेंगे, तो वो स्केलर हमारा रियल होगा। तो जैसे वेक्टर स्पेस विथ रियल फील्ड या वेक्टर स्पेस ओवर आर, मैं ये लिख सकता था यहाँ पे कि वेक्टर स्पेस ओवर आर, ये हम आर पर डिफाइन करते हैं। आर क्या है? फील्ड है एक्चुअली, है ना। ओवर आर तो मतलब स्केलर जो आएगा वो आर से आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। सो अ सेट वी विथ टू ऑपरेशंस, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? स्केल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। सो इस तरह से है। सो वेक्टर स्पेस ओवर आर की हम बात कर रहे हैं। तो अ सेट वी विथ टू ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उसको ऐसा लिखेंगे, दैट इज, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं v प्लस डॉट। तो ये है वेक्टर स्पेस विथ टू ऑपरेशंस, एक है एडिशन, एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर आर इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसको सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे पहला कंडीशन है कि v1 प्लस v2 शुड बिलोंग टू v, है ना, फॉर ऑल v1 v2, v1 बिलोंग्स टू v एंड v2 बिलोंग्स टू v। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि दो एलिमेंट v का हमने चूज किया, उसका सम v में ही आना चाहिए। देखो v1 v2 कोई दो एलिमेंट है कैपिटल v का, तो जो कैपिटल v है वो आपका एक सेट है। तो हमने कोई दो एलिमेंट चूज किए v1 v2, ठीक है ना। v1 कैपिटल v में है, v2 कैपिटल v में है, तो जो v1 प्लस v2 होगा वो हमारा कैपिटल v में आएगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि मान लो c ले लेता हूँ कांस्टेंट में, तो c टाइम v शुड बिलोंग टू v ओनली फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r एंड v बिलोंग्स टू कैपिटल v। तो इसको, ये जो यही r फील्ड था कि ये जो स्केलर्स मैं यूज करूंगा ये कहाँ से आएगा, तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो जैसे तीसरा कंडीशन है, क्या होना चाहिए? कम, हम्म, हाँ ये सी इंटू स्मॉल वी है, ये स्मॉल वी है लिखने में, है ना, ये भी है। तो सी इंटू वी, आप सही कह रहे हैं, सी इंटू स्मॉल वी, दिस बिलोंग टू कैपिटल वी, ठीक है। और यहाँ से आएगा आगे v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v2 प्लस v1। तो ये आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं एडिटिव, क्या, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, है ना। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव रूल है ना। सो एडिशन का ये कम्यूटेटिव रूल है। फिर अगला क्या होगा? फोर्थ, फोर्थ होगा आपके पास v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो ये इसके इक्वल आ जाएगा। पांचवा कंडीशन जो है, फिफ्थ कंडीशन होगा देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू v। तो ये जीरो मतलब ये नहीं कि जीरो नंबर है, ये हर सेट में एक अलग जीरो होता है। जैसे मैं अगर बात करूं जीरो मैट्रिक्स में, ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल है, और मे भी कुछ ऐसे ऑपरेशंस हो सकते हैं जहाँ पे ये नॉन जीरो भी हो सकता है। आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा बाइनरी ऑपरेशंस, अगर जिन लोगों को याद हो, क्लास 12th में चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें जाके आप देखेंगे लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ होता था कि कम्यूटेटिव, है ना, वहाँ पे हमने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। तो ये था, तो जैसे जो इनवर्स वहाँ आता था,
या आइडेंटिटी जो मिलती थी ना वो डिपेंड करता था ऑपरेशन पे, यूनिक थोड़ी होता है। मतलब यूनिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि हर ऑपरेशन के लिए सेम ही आइडेंटिटी है, एक ऑपरेशन के लिए यूनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, ये होता है। जैसे एडिशन में नंबर 0 है, मल्टीप्लीकेशन में नंबर आपका 1 होता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो मतलब देयर इज दिस सच दैट क्या होगा, सच दैट आप v को ऐड करेंगे 0 के साथ या 0 को ऐड करेंगे v के साथ तो आपका v आएगा, ठीक है ना। और ये विल होल्ड फॉर ऑल स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल v। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये था, इसका नाम क्लोजर है ना, क्लोज्ड एडिशन इज क्लोज्ड, या बोलूं कि क्या होगा, वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये क्लोज्ड अंडर स्केलर फाइनाइट, फाइनाइट यूनियन, यूनियन कहां से आ गया। थर्ड है कम्यूटेटिव, ठीक है ना, फोर्थ है एसोसिएटिव एंड फिफ्थ है एडिशन, ठीक है। तो यहां से हम लोग आ जाएंगे सिक्स्थ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगा भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ये होता है कि आपके पास ईच v के लिए एक माइनस v एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट माइनस v बिलोंग्स टू कैपिटल V, सच दैट इस तरह से होगा कि v को आप ऐड करेंगे माइनस v के साथ और माइनस v को ऐड करेंगे v के साथ तो 0 हो जाएगी। और सेवेंथ, सेवेंथ क्या है, कोई बताओ सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या होगी। इसमें दो कांस्टेंट ले सकते हो, मान लो C1 C2 या अल्फा बीटा। तो इंस्टेड ऑफ C मान लो अभी मैं अल्फा ले लेता हूँ, सपोज दिस इज अल्फा, सो अल्फा इज स्केलर एक्चुअली, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे अगर कंटिन्यू करूँ तो यहाँ होता है कि अल्फा इंटू बीटा ऑफ V। सो यहाँ पे आई थिंक अल्फा बीटा बाहर होगा और अल्फा इंटू बीटा V ये इक्वल होगा, यहाँ अल्फा बीटा कहाँ से आएगा। सो इन सब में एक्चुअली जो V जहाँ भी लिख रहा हूँ वो V1 V2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और जहाँ स्केलर लिख रहा हूँ वो R में बिलोंग कर रहा है। सो ये ऐसा होगा, फॉर ऑल तुम लिखो ना लिखो बात वही है। आठवां, इसमें क्या लिखोगे, अल्फा टाइम V1 प्लस, है ना। सो अल्फा V1 प्लस अल्फा V2। आठवां क्या कंडीशन है, सो ये आठवां हो गया ना, सातवां आठवां नाइन्थ। सो नाइन्थ कंडीशन इज अल्फा प्लस बीटा इंटू वी इज इक्वल टू अल्फा वी प्लस बीटा वी। और आप लोगों को ये ऑर्डिनरी लग रहा होगा, नॉर्मल चीजें हैं ना ये तो ऑब्वियसली होंगी, बट डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा हमें चेक करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सब स्पेस चेक करना होगा, वेक्टर स्पेस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो और क्या कंडीशन है भाई, लास्ट में टेंथ कंडीशन क्या आता है। सो ये 1 है, 1 इंटू वी, 1 होता है आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इंटू आपके पास आएगा v इज इक्वल टू v। सो ये है एक्चुअली वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन। देखो एक बारी कि एक सेट है टू ऑपरेशन के साथ, एक सेट है टू ऑपरेशन के साथ इस तरीके से कि आप उस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट चूज करो, सम विल बिलोंग टू द सेम सेट। इफ यू चूज एनी रियल नंबर अल्फा एंड एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V, देन अल्फा इंटू V विल ऑल्सो बिलोंग टू V। देन ये एडिटिव है ना, कम्यूटेटिव होगा अंडर एडिशन। सो दिस इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, एसोसिएटिव अंडर एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एक्चुअली ये जो फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के उनको याद होगा ये ग्रुप बना रहा है ना। सो वी इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, है ना, अबेलियन ग्रुप बोल सकते हो, है ना, ये अबेलियन ग्रुप आ जाता है। तो अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, बट यहाँ ग्रुप और रिंग ये सब नहीं पढ़ना है ना, तो ये है आगे। हाँ 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 एक बार आते हैं, तो यहाँ से सिक्स कंडीशन में क्या है, सिक्स में ये लिखा हमने कि फॉर ऑल वी, एक तो राइटिंग थोड़ी वैसी है ना, एक कोई वी बिलोंग कर रहा है ना, फॉर एनी वी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल V, देयर एग्जिस्ट माइनस V सच दैट V प्लस माइनस V इज 0। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे
नंबर्स में अगर आप जानते हैं जो नेगेटिव है उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, इस तरीके से, ठीक है। और जो तो ये बोलना चाहिए एडिटिव इनवर्स। देखो जिन लोगों को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये डेफिनेशन मैं बोलूँगा, एक बार तुम बाइनरी ऑपरेशन जाकर देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है। एक टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशन क्लास 12th में, है ना, तुम क्लास 12th का चैप्टर 1 खोलो, उसके लास्ट टॉपिक देखो बाइनरी ऑपरेशन। तो वो ये एक्चुअली जो है ना, ये जो एडिशन है ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन लिखा है ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो वहाँ और जनरलाइज केसेस था बाइनरी ऑपरेशंस के, कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जो टू नंबर्स पे अप्लाई होते हैं, या टू है ना कोई एलिमेंट्स किसी सेट पे अप्लाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं बाइनरी ऑपरेशन का ही समझो रिलेटेड है उससे। और यहाँ पे बस बोल रहा है कि अल्फा बीटा कोई दो स्केलर है, यहाँ पे जो अल्फा बीटा है ना, अल्फा रियल नंबर है, बीटा इज रियल नंबर, वी इज कैपिटल, वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। बाकी ये पता ही है, अल्फा जहाँ भी लिख रहा हूँ अल्फा स्केलर है, बीटा स्केलर है, वी वेक्टर स्पेस है। जैसे अगर तुम कोई कुछ सेट लिखता हूँ, चेक करो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसमें। तो ये डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस का। और कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना आया है, ऐसा नहीं आएगा चेक करना वेक्टर स्पेस, वो सब स्पेस चेक करना है। और अगर चेक करना होगा तो मेनली है ना, इसमें एक तो ये देखना होता है कि जीरो उसमें बिलोंग करने चाहिए, और मतलब सब स्पेस की जो कंडीशंस आएंगी तो हम आते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आप चेक करके बताओ वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। जैसे एक तो सिंपल वेक्टर स्पेस अगर लिखूंगा मैं, तो इसका एग्जांपल लिखे तो बहुत ट्रिवियल लिखूंगा, तो आर कॉमा डॉट कॉमा प्लस। सो मैंने वी की जगह आर लिख दिया। इसका क्या मतलब कह रहा हूँ मैं, कि सेट ऑफ रियल नंबर, क्या ये, तो जो सेट वी था मेरे पास वो सेट वी अभी आर है। और फील्ड की अगर मैं बात करूंगा, फील्ड क्या होता है कि स्केलर, सेट ऑफ स्केलर्स क्या है, स्केलर किस सेट से आएंगे, तो वो हमारे पास आर ही है। तो ये अगर तुम चेक करोगे तो ये वेक्टर स्पेस होगा। तुम चेक करो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता। मैंने ये फिक्स कर दिया कि कैपिटल भी एक रियल नंबर है, तो टू रियल नंबर का सम हमेशा एक रियल नंबर आएगा। एक रियल नंबर अल्फा है और भी एक रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ कोइंसिडेंस है कि स्केलर, सेट ऑफ स्केलर जो फील्ड है वो भी रियल नंबर है और वेक्टर स्पेस भी रियल नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर में बिलोंग करेगा। अब टू रियल नंबर हमेशा उसका एडिशन कम्यूटेटिव होगा। फिर अरे भाई तुम्हारे मम्मी का फोन आ रहा है, देखो जाकर बाहर बात कर लो, है ना, उठाओ, ये तुमने फ़ोन से बात कर लो जाकर ना, ठीक है। तो यहाँ से v1 प्लस v2 प्लस v3 जो होगा यहाँ पे ना, सिंपल है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, अगर आप तो ऑब्वियसली रियल नंबर का सेट एसोसिएटिव फॉलो करेगा। और यहाँ पे जीरो, मतलब जीरो शुड बिलोंग टू दैट सेट, तो जीरो तो रियल नंबर है, तो किसी रियल नंबर जीरो जीरो वही आएगा। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कोई भी रियल नंबर तुम सेलेक्ट करो, कैपिटल भी यहाँ आर है, तो उसके लिए एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो वन रियल नंबर है तो -1 भी रियल नंबर है, टू रियल नंबर है -2 भी रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है -1/2 भी रियल नंबर होगा। तो दैट विल बिलोंग टू दैट, और ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ से अल्फा बीटा इंटू भी, तो ये फिर से कि अल्फा यहाँ क्या हो रहा है, टू नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, वेक्टर का जो एलिमेंट है उसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद फिर आपका दूसरा स्केलर, दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये सब आप लोग को ऑब्वियस लग रहा होगा, ऑब्वियस है भी, कुछ खास नहीं है। तो मतलब रियल नंबर के केस में ऑब्वियसली है। यहाँ पे अल्फा टाइम v1 प्लस v2 को डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि v1 v2 भी रियल नंबर है, अल्फा भी रियल नंबर है। सो रियल नंबर के केस में ये सब ट्रिवियल कंडीशन है। 1 इंटू दिस चेंज कब होगा, जैसे मान लो अब मैं अगला लिख दूं, दूसरा एग्जाम्पल कि आर स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ मैंने ऑपरेशन उल्टा लिख दिया ना, तो ये पहले हम प्लस लिखेंगे, एडिशन फिर मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे देखो अब ये हमारा सेट है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो भी मैंने लिया है वो क्या है, आर स्क्वायर है। अच्छा फील्ड मैं लूंगा तो फील्ड आर होगा, तो ये मैं यहाँ फील्ड लिखूंगा, फील्ड आर। फील्ड क्या है, सेट ऑफ स्केलर्स, स्केलर किस सेट में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से v हमारा आर स्क्वायर है। अब तो v के एलिमेंट कैसे होंगे यहाँ पे, तो आप लोग जानते होंगे v अगर मैं आर स्क्वायर लेता हूँ तो आर स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, x कॉमा वाई सच दैट x इज रियल नंबर एंड y इज रियल नंबर। अब आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ये जो आर स्क्वायर एक सेट है, इसके एलिमेंट्स का एडिशन रूल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है ना। सो आप इसमें सिंपली मान लो अगर मैं लेता हूँ कि x1 कॉमा x2 लेट से ऐसा, या x1 y1 ले लो,
कि x1 कॉमा y1 इसका एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट x2 कॉमा y2 है, x2 कॉमा y2, तो इसको ऐड करेंगे तो आपको पता होगा हाउ टू ऐड इन केस ऑफ स्केल, है ना, ऑर्डर पेयर्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड कर लेंगे। सो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 ये आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मान लो अल्फा टाइम, अगर आप एक्स वाई लिख रहे हो तो सिंपली हो जाएगा अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई, यही हो जाएगा ना। सो अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई, तो ये मीनिंग है एडिशन का इन केस ऑफ दिस सेट। तो मैंने कहा था ना एडिशन डिपेंड करेगा सेट कैसा है। अब ये ऑर्डर पेयर है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। सो उसका ये एडिशन है। अगर ये मैट्रिक्स ले लूंगा आगे तो मैट्रिक्स में भी हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपको चेक करना है कि ये जो एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन जो है, क्या ये वाले ऑपरेशन इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सो विल दे सेटिस्फाई ऑल दिस कंडीशंस, तो चेक कर लो। अगर यहाँ ऑर्डर पेयर है x1 y1 x2 y2, तो सम भी तो एक ऑर्डर पेयर होगा, तो आर स्क्वायर में ही आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट से, वो ऑर्डर पेयर है, वो भी आर स्क्वायर में भी होगा। देन अगेन टू ऑर्डर पेयर का सम है, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम ही आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको पहले और इसको बाद में लिख देता हूँ, तो ऑर्डर पेयर अगर चेंज करूंगा तो क्या होगा, सेम ही आंसर आएगा, तो मतलब इक्वली होगा। फिर यहाँ पे भी चेक कर लो कि तीन ऑर्डर पेयर्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पे ये है कि x1 y1 x2 y2 पहले ऐड होगा, यहाँ पे x2 y2 और x3 y3 पहले ऐड होगा, लेकिन एट द एंड आंसर दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ भी आप देखेंगे जीरो, यहाँ जीरो का मतलब हो जाएगा 0,0। अगर आर स्क्वायर में मैं अगर जीरो लिखता हूँ, सो जो आर स्क्वायर ये वाला सेट है, तो इसमें जीरो होने का मतलब है 0,0। तो जीरो एलिमेंट डिपेंड करेगा वो सेट कैसा है। अगर मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल है तो जीरो पॉलिनोमियल है, आर स्क्वायर है तो ये ऑर्डर पेयर जीरो है, आर क्यूब होगा तो ट्रिपलेट जीरो हो जाएगा, ये चीज़ है। तो दिस जीरो मीन्स दिस। तो आप फिर से जीरो जीरो बिलोंग करेगा, तो एक्स वाई प्लस जीरो 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 प्लस एक्स वाई बराबर एक्स वाई सेटिस्फाई करेगी। यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि अगर एक्स वाई भी में है तो माइनस एक्स माइनस वाई मुझे मिलेगा, सो दैट उसका सम जीरो के इक्वल आ जाएगा। देन अगेन यहाँ पे कोई दो रियल नंबर, ये रियल नंबर ही है, ठीक है ना। सो अल्फा बीटा आर फ्रॉम फील्ड, और फील्ड हमारा पूरे लीनियर अलजेब्रा में हमारा फील्ड फिक्स है, आर ही होगा, तो आर उन्होंने फिक्स कर रखा है। सो अल्फा बीटा रियल नंबर ही होगा। सो है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल्स देन एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, या एक्स वाई को पहले बीटा से मल्टीप्लाई करो बाद में अल्फा से, आंसर सेम ही आएगा, तो वेरीफाई कर सकते हो। देन अगेन यहाँ पे रियल नंबर है, कुछ पूछना है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जीरो इज आइडेंटिटी एंड माइनस भी इज द इनवर्स, यस। तो ठीक है ना, बाकी यहाँ पे अल्फा है ना, फिर ये सेम चीज़ है, x1 y1 x2 y2, ये ऑपरेशन निकालो ये। तो कहने का मतलब तुम इसके लिए फाइंड करो, ये अगर 10 के 10 कंडीशंस अगर आप चेक करोगे तो वो सब सेटिस्फाई करेगी, और इसीलिए वेक्टर स्पेस है। सो ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा अंडर दिस कंडीशंस। जैसे अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लिखूँ, कि जैसे अभी मैं लिखता हूँ कि वेक्टर स्पेस को मैं ऐसा लिख दूँ एग्जाम्पल के लिए, सेट ऑफ मैट्रिसेस, अब क्या लूँ मैं, अभी 2x2 ले लेता हूँ, तो सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ए ले लो, है ना। तो ए आई जे सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ले लिया, या इसको तुम अगर देखोगे तो ऐसा नोटेशन लिखा जाएगा, वी इज बुक्स में क्या करेगा, M2R लिखेगा। इसका क्या मतलब है, M2R का मतलब सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस वेयर एंट्रीज विल बी रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये वेक्टर स्पेस है, वी इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस इज अ सेट, ठीक है ना, वो एक सेट होगा। तो यहाँ से, और फील्ड जो है हमारे पास फिक्स है, फिर से रियल नंबर है ना, यहाँ पे ये है। अब आपको चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है ना, आपको अब चेक करना है कि ये वाला, तो यहाँ बात कर रहा हूँ वी प्लस डॉट, ये एक वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एडिशन कैसे करते हैं, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ये एक एलिमेंट हुआ, तो जो मैं V1 लिख रहा था, अब V1 ऐसा है समझो, ये V1 है, अब V2 जैसे लिख रहा था मैं, सो V2 विल बी लाइक दिस, B11 B12 B21 B22, है ना। सो V1 V2 जो एलिमेंट्स है उस वेक्टर स्पेस का, तो जैसा वेक्टर स्पेस होगा उसका एलिमेंट उसके जैसा ही होगा ना।
तो अगर सेट ऑफ मैट्रिसेस है V, तो V1 V2 मैट्रिसेस हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ से ये V1 है, ये V2 है, इसका एडिशन आप लोग कैसे डिफाइन करते हो? सेम वे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड कर लोगे। A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये एडिशन हो गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मान लो अभी के लिए, चलो यही ले लो, A11, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो ये आ जाएगा अल्फा टाइम A11 अल्फा टाइम A12 अल्फा टाइम A21 अल्फा टाइम A22, यही आ जाएगा। सो ये हो गया एडिशन का मतलब इस वाले सेट में, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस वाले सेट में। सो अल्फा इंटू वी है, ये V1 प्लस V2 है। अब बाकी यू कैन अगेन चेक कि ये वाला जो ऑपरेशन है क्या ये इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? यस, आप चेक करो, है ना। सम ऑफ टू मैट्रिसेस हमेशा कम्यूटेटिव होगा। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन तो कम्यूटेटिव है। फिर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यहाँ जीरो का मतलब हो गया अब जीरो मैट्रिक्स, तो एनी मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स प्लस एनी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स। तो ये जो सेट है ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। आप चाहो तो वन बाय वन वेरीफाई कर सकते हो, है ना। अभी मैं आगे अगर लिखूं, जैसे अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ, ऐसा लिखेगा V इज इक्वल टू P3R, इस तरह का बुक में नोटेशन होगा। सो P3R का मतलब है, अच्छा M2R का मतलब था सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। रियल एंट्रीज मतलब एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, रियल एंट्रीज। ये जो लिखा है P3R, इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री एटमोस्ट 3। सो ये होगा, ये P3 का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एटमोस्ट 3, ठीक है ना। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल तक का होगा। तो अगर उसमें कोएफिशिएंट जीरो कर दोगे तो लीनियर भी आ जाएगा, कांस्टेंट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो एटमोस्ट 3 है। सो इसमें क्या होगा? अब जो V1 V2 मैं लिख रहा था, अब वो V1 V2 जो डेफिनेशन में लिखा, वो V1 यहाँ पे होगा एक पॉलिनोमियल। तो जैसे मैं अगर लिखूंगा ना, सो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? एक पॉलिनोमियल ऐसा लिख सकते हो कि A1 एक्स क्यूब प्लस A2, मान लो ऐसा A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3, ये इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ ना, देखो। सो जैसे मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस मेरा क्या होगा? सो वेक्टर स्पेस इज, मैंने कहा P3R। सो P3R का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एटमोस्ट 3 एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। तो इसमें, है ना, इसको अगर तुम ऐसे सेट में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो दो एलिमेंट जो V1 में लिख रहा था, तुम ये समझ सकते हो कि V1 इज लाइक A1 एक्स क्यूब प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स प्लस A4, इस तरह से हो गया, जहाँ ईच AI क्या होगा? रियल नंबर होगा। ऑल कोएफिशिएंट्स यहाँ वो रियल नंबर से आ रहा है। V2 जो मैं लिख रहा था, दैट V2 विल बी एक्चुअली B1 एक्स क्यूब, ऐसा सोच सकते हो, प्लस B2 एक्स स्क्वायर B3 एक्स प्लस B4, इस तरीके से। अब अगेन तुम सोचो कि अब ये मैट्रिक्स एडिशन, सॉरी पॉलिनोमियल एडिशन कैसे होता है? अगर यहाँ मैं V1 प्लस V2 को डिफाइन करूँ, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऐड हो जाएगा। A1 प्लस A2 एक्स, A1 प्लस B1 एक्स क्यूब, A2 प्लस B2 एक्स स्क्वायर, A3 प्लस B3 एक्स, A4 प्लस B4। इसमें कुछ डाउट है किसी को? देखो, तो ये हो गया एडिशन। इसका मतलब अगर आप कांस्टेंट टाइम अल्फा टाइम V लिखेंगे, तो ये V का मतलब, या V1 अभी लिख लो, तो अल्फा टाइम ये नंबर आ जाएगा, है ना, A1 एक्स क्यूब। या अगर V लिखना है तो V, मतलब V वेक्टर स्पेस का मेंबर है। यहाँ वेक्टर स्पेस सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, तो जो V होंगे वो पॉलिनोमियल्स होंगे, जो सेट है वही तो एलिमेंट होगा उसका। तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हो, अल्फा इंटू ए एक्स क्यूब प्लस, है ना, या चलो A1 एक्स क्यूब, V1 ही कर दो, A2 एक्स स्क्वायर A3 एक्स प्लस A4, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे सारे कोएफिशिएंट में अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो अल्फा A1
टाइम्स एक्स क्यूब, अल्फा A2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, अल्फा A3 एक्स, ठीक है, और यहाँ से अल्फा टाइम A4 हो गया इस तरह से। ओके जी, बाकी चेक करो, ये भी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कुछ पूछना है किसी को? तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। सो हमने कुछ क्या एग्जांपल दिया जो वेक्टर स्पेस है। तो ये वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन था, और हमने एग्जांपल्स लिखे, जैसे ये पहला था कि v यहाँ r था, r प्लस, तो ये साथ में ऑपरेशन लिख रहे हैं हम, सेट ऑफ रियल नंबर r स्क्वायर। इसका जनरलाइज फॉर्म जो है, तो इसको तत्काल में हटा के मैं ये वाला लिख देता हूँ। इसका जनरलाइज फॉर्म जो है ये 2 लिखा था ना, इसमें आप देखोगे आर एन होगा, आर एन प्लस डॉट, तो आर एन मतलब हो गया सेट ऑफ एन टपल्स। यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स होंगे आर एन में क्या होंगे, जो एलिमेंट्स होगा कुछ इस तरह से होगा, A1 मान लो A2 अप टू AN, इस टाइप के होंगे, दिस बिलोंग्स टू आर एन। तो इसके एलिमेंट्स ऐसे होंगे, जैसे यहाँ 2 था ना, ये 2 एलिमेंट्स सब ऐसे जनरलाइज हो गया, एन टपल्स होंगे इसके पास, या x1 x2 xn बोल सकते हो, x1 x2 xn। कुछ पूछना है किसी को? तो मेनली वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें सब स्पेस चेक करने को आएगा। तो मैं सब स्पेस को डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना। सो सब स्पेस का क्या डेफिनेशन है जी? सब स्पेस कैसे डिफाइन करोगे सब स्पेस को? कोई भी ट्राई करो। जी जी, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वेक्टर स्पेस नहीं होगी, यस, अगर एक भी कंडीशन फेल होती है तो। क्योंकि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए जी। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ले सकते थे आप, यहाँ मैं बना सकता था, है ना। हम लोग ये भी बना सकते हैं कि वेक्टर स्पेस हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले, मतलब मैं ऐसा बनाऊं, है ना, तो हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर स्पेस सी कॉमा प्लस कॉमा डॉट, तो यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस वी है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जैसे आप V1 V2 में ले रहा था, V1 लूंगा A1 प्लस आयोटा B1, और V2 आप जब ले रहे थे तो A2 प्लस आयोटा B2, है ना। फील्ड यहाँ भी रियल नंबर है, फील्ड तो फिक्स है। तो कॉम्प्लेक्स आप वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ले सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स, ये वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है सी, ये सी लिख रहा हूँ, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कट कर रहा हूँ, बस ये नोटेशन है ना मैथमेटिकल उसमें। तो ये ले सकते हैं, ये भी एक वेक्टर स्पेस आप चेक कर सकते हैं कि ये भी इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। फील्ड रियल फिक्स है, वेक्टर स्पेस में कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। बताओ भाई, कोई डिफाइन करो सब स्पेस का क्या डेफिनेशन है? सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, तो ये सिंपल है, वो तो तुम जो बता रहे हो वो एक्चुअली थ्योरम है, लेकिन डेफिनेशन अगर आप बुक्स में देखो कैसे लिखा रहता है, वो तो थ्योरम है। आप देखो कहीं पे जो आप बताए वो थ्योरम में लिखा होगा, डेफिनेशन में नहीं लिखा होगा शायद, चेक करो डेफिनेशन में क्या लिखा रहता है। डेफिनेशन वेक्टर स्पेस सेम, हाँ, तो ये डेफिनेशन लिखा होगा वहां पे, कि वैसा लिखा होगा कि V का एक सबसेट है जो खुद वेक्टर स्पेस है विथ रेस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में V आपका वेक्टर स्पेस था, बस यहाँ सेट बदल गया, ऑपरेशन सेम है, मतलब जो एडिशन सब मल्टीप्लीकेशन वहां यूज कर रहे हैं वही वाला इसके साथ होगा। तो इसमें है ना डेफिनेशन में ऐसा लिखा होगा कि एक सबसेट है जो खुद वेक्टर स्पेस है, तो उसको बोलेंगे सब स्पेस, सिंपल। तो ये डेफिनेशन है, जो आप बता रहे हो वो थ्योरम है, तो थ्योरम हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि वो वेक्टर सब स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि सबसेट W, सो किसका सबसेट है, V का, है ना, और सबसेट W ऑफ V इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ V
ठीक है ना, इसको बोलेंगे सबस्पेस है ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ सो सबसेट W जो कि सबसेट है V का, किसका सबसेट है, V का, उसको बोलेंगे सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ W इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, मतलब ये W भी उन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो 10 कंडीशन हम लिखे थे डेफिनेशन में। W सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी उन 10 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तब मतलब ये भी एक वेक्टर स्पेस है। सो W इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस with respect to same addition and scalar multiplication। ठीक है ना। So W is also a vector space with respect to same addition and scalar multiplication। ठीक है, तो मतलब वही वाला जो उसके साथ था, ये समझ लो। तो कहने मतलब ये हो गया कि जो है ना यहाँ पे किसी डाउट है इसमें, तो ये सिंपल एक डेफिनेशन हो गया कि मतलब ये, लेकिन हमें अगर सबस्पेस चेक करना होगा तो सिर्फ इतना ही चेक करना काफी है। देखो, सो हम थ्योरम लिखेंगे, अगर मुझे चेक करना है कि सबस्पेस है कि नहीं है, ये चेक करना है मान लो, तो जैसे लिखेंगे कि अ सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V, अब साथ में मैं ऑपरेशन भी लिख दे रहा हूं, दिस इज, मैंने लिखा है सबसेट है, एक सबसेट है W। हर सबसेट जरूरी नहीं है सबस्पेस होगा, वही वाला सबसेट सबस्पेस होगा जो उन डेफिनेशन के सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। या फिर जो मैं अभी 3 कंडीशन लिख रहा हूँ, 2 ही काफी है, तीसरा जस्ट ऐसे ही है ना, कंडीशन मेनली 2 ही रिक्वायरमेंट है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो अ सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V इज सब स्पेस ऑफ V। तो जो W है वो सबस्पेस होगा V का इफ एंड ओनली इफ जो पहली कंडीशन आप चेक करोगे 0 मस्ट बिलोंग टू W। हालांकि ये जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियसली तीसरे वाले कंडीशन में आ जाएगा। और V1 प्लस, या V1 का बजाय W1 लिख लो, सो W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W फॉर ऑल W1 बिलोंग्स टू W एंड W2 बिलोंग्स टू W। हम क्या बोल रहे हैं कि W एक सबसेट है V का, और वो एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी W अगर ऐसा हो 0 उसमें हो, और any 2 element you choose from W set, then the sum should be there। and the तीसरी कंडीशन है, सो पहला कंडीशन है ना, जरूरी नहीं लिखना, बस मैं लिख रहा हूं, कई बार ना बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस कंडीशन को, इसलिए मतलब पहले यही चेक कर लो, उसके बाद ही आगे चेक करना है। तो थर्ड कंडीशन इज नॉट, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन बुक्स में नहीं लिखा होगा, नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ से अल्फा इंटू W शुड बिलोंग टू W फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू R एंड स्मॉल W बिलोंग टू कैपिटल W। सो ओनली दिस 2 कंडीशंस आर इनफ, है ना, क्योंकि यहीं पे मैं अल्फा को 0 ले लूं, अगर मैं अल्फा को 0 चूज कर लेता हूं तो ये वाली चीज वही पहली वाली कंडीशन बन जाएगी, तो तीसरे वाले में ही पहला वाला ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन आप जब भी चेक करना पहले ये चेक करना 0 एलिमेंट उसमें है कि नहीं है, कई बार यहीं से चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी तो आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ पूछना है किसी को इसमें? अभी तक जो हमने डेफिनेशन लिखा है वेक्टर स्पेस और सबस्पेस का, और सबस्पेस का एक थ्योरम लिखा है, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, फ्रिक्वेंटली आता है कि चेक करो सबस्पेस है कि नहीं है। और आगे जो मैं लिखाऊंगा, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे हम शुरू में, नल स्पेस का डायमेंशन नलिटी होती है, रेंज स्पेस डिस्कस करेंगे, रेंज स्पेस का डायमेंशन वही रैंक आता है, और जो रो स्पेस, कॉलम स्पेस, मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन स्पेस होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, आइगन स्पेस आएगा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग में। तो जितना भी स्पेस वर्ड जहां भी ऐड हुआ है ये सब वेक्टर स्पेस है, इनफैक्ट सब स्पेस है ना, तो मतलब सब स्पेस भी तो वेक्टर स्पेस ही है, तो ये सब स्पेस होगा लार्जर स्पेस का, तो मतलब ये सब वेक्टर स्पेसेस हैं एक्चुअली। तो आगे जाके वो है ना, आपको पता होना चाहिए, ये बस 3 कंडीशन जरूरी है कि सब स्पेस का। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जो जैम में ही आए हुए हैं, देखो तो उसको चेक करते हैं कैसे क्या करना है, ऊपर चेक करते हैं।
देखो जिन लोगों को फाइल नहीं मिलता, देखो मैं वहां से स्टार्ट किया हूँ। आप जैसे ड्राइव में जो लिंक है वहां पे क्लिक करोगे तो ये सब खुलेगा। अब असाइनमेंट कैसे ढूंढना है, तो आप देखो जिन लोगों को नहीं मिलता है ना, कुछ लोग बोलते हैं सर पता नहीं चलता कहाँ पे असाइनमेंट है। जैसे ये सारे फाइल्स आएंगे तो आपको कहाँ पे जाना है, आप देख लो क्या फोल्डर खोलने हैं आपको। तो मेनली PYQ वाले फोल्डर पे जाओ, ये सब है, सब प्रैक्टिस किए, लेकिन मेनली जो सबसे है ना, जिनमें सारे क्वेश्चन है, ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँ, मैं ईयर वाइज, इसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मैं ईयर वाइज वाला खोल लेता हूँ जो हर क्लास में करवाता हूँ। तो हर क्लास में मैं ईयर वाइज वाला अगर ओपन करूँगा तो PYQ गेट ST ईयर वाइज या जैम MS ईयर वाइज। तो हम लोग ये से क्वेश्चन रोज करते हैं ना सॉल्व। भाई क्लास में तो कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन कि ये क्वेश्चन ये कैसे होगा। बाकी अब मैं अगर क्लास में 4-5 कराता हूँ तो आपकी जिम्मेदारी 40-50 400-500 क्वेश्चन करने हैं आपको खुद से, और जो डाउट होगा डिस्कस कीजिए, है ना। फिर जो मेरे मुझसे पॉसिबल होगा उतना मैं हेल्प कर पाऊंगा, बाकी जो नहीं होगा मैं सीख के मैं ही बताऊंगा, ये चीज़ें हैं, है ना। सो वैसा है। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, और परफेक्ट कोई नहीं है, आप भी नहीं हो तो आपको भी सीखने की ज़रूरत है और मुझे भी सीखने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग सब स्पेस वाले क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तो है ना, जैसे ये क्वेश्चन है आगे 2024 का, वी दे रखा वेक्टर स्पेस, बोल रहा है वी सब स्पेस है R4 का। अच्छा वी सब स्पेस है, R4 वेक्टर स्पेस है, सो वी सब स्पेस है। पूछ रहा है बताओ डायमेंशन क्या है वी का। तो डायमेंशन निकालना सीखेंगे, बहुत आसान काम है। तो अभी हम लोग है ना, डायमेंशन होता है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स या नंबर ऑफ है ना इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन है। अभी इस पे आते हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, एम वैक्टर है, एक्स एक एलिमेंट है R3 का जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देन सब स्पेस ऑफ R3 दैट कंटेन्स द वेक्टर स्पेस एक्स। इसको भी तो कुछ आसान क्वेश्चन देखते हैं जहाँ सब स्पेस चेक करना हो, उसके बाद इन सब पे आएंगे। सॉल्व तो सब होगा, लेकिन मेनली जहाँ मुझे सब स्पेस चेक करना हो वैसे क्वेश्चन देखते हैं कि सब स्पेस है कि नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो वो चेक करते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स है और अज्यूम करो कि रैंक ए का 1 है, एक W डिफाइन किया AX बराबर 0, है ना। तो ये नल स्पेस है, अभी मैं नल स्पेस डिफाइन करूंगा। तो ये जो W डिफाइन कर रखा है ना, दिस इज अ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का नल स्पेस है। तो पूछना क्या चाह रहा है, तो इंटरसेक्शन ये सब अभी है ना। तो मैं बेसिक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आसान वाला जो डायरेक्ट डेफिनेशन पे हो, नहीं तो इसमें भी क्या है, ये ऑर्थोगोनल पे बेस्ड है। डिस्टेंस ऑफ दिस, मुझे दूसरा फोल्डर खोलना पड़ेगा, है ना। जैसे डायमेंशन ज़्यादा पूछा हुआ है, W1 + W2 का डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन के लिए हमें बेसिस पढ़ना होगा, बेसिस का है ना, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट इन द बेसिस डायमेंशन हो जाएगा। तो ये सब आउट ऑफ रेंज है ना। यहाँ पे डायमेंशन ही पूछा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन क्या है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन डायमेंशन है बेस्ड है। यहाँ पे डायमेंशन पूछा है, तो इसमें तो नहीं मिला मुझे लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे डायमेंशन पूछा, जितने क्वेश्चन निकले डायमेंशन, मैं दूसरा फोल्डर खोलता हूँ देखो, तो इस फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है ना, ये वाला असाइनमेंट खोलना, PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज जैम गेट, और इसमें आप जाओगे लीनियर अलजेब्रा में, तो इसमें सारे लीनियर अलजेब्रा के ही क्वेश्चंस होंगे इसमें। अरे
ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन खुल गया। तो जैसे ये अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिसेंटली हमने कवर किया है लास्ट के क्लासों में, 2 क्लास में। तो इसमें जैसे ये वाला अगर खोलोगे ना, तो इसमें सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, जो भी मैंने गलती से खोल दिया है। तो इसमें ओनली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, अराउंड, है ना। जैसे सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन है, यहाँ 7 क्वेश्चन है, इधर 6 है, इधर 6 है ना। तो अराउंड 50 के अराउंड क्वेश्चन है, 50 प्लस ही है। तो ये 50 क्वेश्चन इसमें सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैं। ऐसे ही हर टॉपिक के हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अभी मैं किसका ढूंढ रहा हूँ, यहाँ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रैंक पे बेस्ड ये असाइनमेंट है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, वेक्टर स्पेस वाला, चलो ये ओपन करते हैं। तो वेक्टर स्पेस वाला डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पे अलग है, तो आप ट्राई कर सकते हो। चलिए ये देखते हैं हम लोग। तो ये जैम एमए के कुछ PYQs हैं, तो ये वेक्टर स्पेस के हैं। चलो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो इसको अगर मैं, हाँ यहीं से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब। तो मैं 1 बाय 1, है ना, ये जैम एमए 2014 का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो जिन लोगों को समझ आए, एक बार आप लोग खुद अपने तरीके से चेक करके देखिए कि आप लोग चेक कर पा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या आंसर होने चाहिए, फिर मैं चेक करता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? सो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबस्पेस है आर क्यूब का। तो यहाँ वेक्टर स्पेस आर क्यूब है, हमने अभी कहा आपको कि आर एक वेक्टर स्पेस है, आर स्क्वायर भी है, आर की पावर एन, एन कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, तो वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो यहाँ आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है, और पूछ रहा है आर क्यूब का इन चारों में से कौन सा सबस्पेस होगा। चेक करके बताइए आप लोग, पहले एक बार चेक कीजिए, फिर मैं चेक करता हूँ। किसी का आंसर आया कि नहीं? इतना टाइम लगेगा भाई? है ना। चेक क्या करना है आपको, सिंपली कि हमें 3 चीजें चेक करनी है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ W है, एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा है ना कि W जो कि सबसेट वेक्टर स्पेस का इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ। पहली चीज है कि 0 मस्ट बी इन W। दूसरी चीज है कि W1 प्लस W2 W में होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि अल्फा टाइम W W में होना चाहिए, है ना। तो जहाँ अल्फा रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, W कोई भी एलिमेंट W का है। यहाँ W1 W2 दोनों एलिमेंट है W का, ठीक है ना। सो ये हमारे पास ये 3 चीज़ें हम चेक करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहला कंडीशन बस ये है, कई बार फर्स्ट कंडीशन पे ही चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। चलिए आते हैं, सी आ रहा ना आप लोगों का, ये मिल रहा है। तो देखिए, तो मैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब। ओके, तो जैसे अभी के लिए मैं अगर बी और डी को चेक करूं, देखो, तो मैं अगर आपसे पूछूं बी डी को, पहले बात करता हूं। देखो ये बी और डी को, तो क्या 0 0 0 इसमें बिलोंग कर रहा है? जो जीरो वेक्टर जिसको मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे जीरो वेक्टर क्या होगा? तो जीरो वेक्टर का मतलब है यहाँ जो मैं लिख रहा था, जीरो मस्ट बिलोंग टू W। जैसे ये W है,
ये W है, मुझे चेक करना है ये सब स्पेस है कि नहीं है। तो 0 का मतलब यहाँ पे है 0 0 0, क्योंकि इसका एलिमेंट्स ऐसा है ना, तो जैसा सेट होगा वैसा ही 0 एलिमेंट होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, क्या इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, यस और नो। x को 0, y को 0, z को 0 रखते हैं तीनों को, क्या ये सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को? ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन तो कभी वेक्टर स्पेस हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 0 वेक्टर डज नॉट बिलोंग टू W। इन दोनों ऑप्शन में 0 बिलोंग ही नहीं कर रहा W में, क्योंकि इसने कहा था कि इस W में वैसे ट्रिपलेट्स हैं जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x माइनस 1 बराबर 0 को, y बराबर 0 को, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 3 बराबर 0, z बराबर 0। तो हमें पहला कंडीशन चेक करना है कि 0 वेक्टर जो इस सेट का है उसमें बिलोंग करना चाहिए, उस सेट में होने चाहिए 0 वेक्टर। तो 0 0 0 सारे एलिमेंट को 0 कर दो, 0 वेक्टर को 0 उसमें होने चाहिए। तो यहाँ पे 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा 0 0 0, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा 0 0। तो ये कॉमा का मतलब एंड है, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है, एंड है। क्या था? पहला पहला देखिए यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये हमने लिख रखा है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब आते हैं ए बी पे, ठीक है ना। बी डी आउट हो गया, ए सी पे आते हैं। बी डी आउट हो चुका है, अब ए और सॉरी ए सी चेक करना है ना। चलिए ए सी को चेक करते हैं। तो क्या कह रहा है, ए सी में एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तीनों को 0 पुट करेंगे, 0 बराबर 0, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। यहाँ एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 ऑलरेडी है, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ओके है। तीसरा, चलो तीसरा ही पहले मैं चेक कर लेता हूँ, देखो ध्यान से। थर्ड क्या बोल रहा है कि, तो पहला कंडीशन मैं सी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ जी, ठीक है। सी ऑप्शन अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो सी ऑप्शन में है कि 0 एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए W में, पहला ठीक है। अभी मैं तीसरा कंडीशन पे सीधा सीधा आ जाता हूँ, सीधा मैं तीसरे कंडीशन पे आ जाता हूँ। क्यों? इसने कहा कि अल्फा इंटू W में होना चाहिए, चाहे अल्फा कोई भी रियल नंबर हो और W कोई भी एलिमेंट W का हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या 1,2 बिलोंग कर रही है W में, हाँ या ना? अभी सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो 1,2 1 मोर देन इक्वल टू 0 है, 2 मोर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा जेड कुछ भी ले सकते हैं आप, जेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। जेड अच्छा सॉरी RQ का मेंबर है ना, तो यहाँ मुझे ट्रिपलेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 है ना, ट्रिपल है ना, ट्रिपलेट है, तो मुझे यहाँ ट्रिपलेट जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3 अभी के लिए। ये W में है, क्योंकि x पॉजिटिव वाई x नॉन नेगेटिव वाई नॉन नेगेटिव होने चाहिए, जेड कुछ भी चलेगा। अब मैं अल्फा चूज कर लेता हूँ, मान लो -2। तो क्वेश्चन ये है कि स्मॉल w ये है, तो अल्फा इंटू डब्लू क्या आपको लगता है इसमें बिलोंग करेगा सी वाले ऑप्शन में? अल्फा इंटू डब्लू क्या हो जाएगी यहाँ से, -2 -4 -6। क्या ये अल्फा इंटू डब्लू बिलोंग करेगी कैपिटल W में, यस और नो? अब चेक कीजिए, अल्फा इंटू डब्लू में x की वैल्यू कितनी है? अल्फा -2 हो गई ना, सॉरी x -2 हो गई यहाँ पे। तो ये इसमें कैसे एलिमेंट है, एक्स वाई जेड, जहां x नॉन नेगेटिव वाई नॉन नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे तो x -2 हो गया। क्या -2 इसको सेटिस्फाई करेगा? तो तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर W कोई भी एलिमेंट आप कैपिटल W से उठाते हो और अल्फा कोई भी रियल नंबर उठाते हो आप, तो जो अल्फा इंटू डब्लू आएगी वो भी कैपिटल W का मेंबर होना चाहिए, कैपिटल W में बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने अभी के लिए स्मॉल w 1 2 3 चूज कर लिया, काउंटर एग्जाम्पल है इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ गलत दिखाने के लिए। अगर ट्रू होता तो मैं ऐसे नहीं करता, फिर मैं प्रूव करता। तो अल्फा इज -2 चूज कर लिया हमने, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया -2 -4 -6। तो एग्जाम्पल कब लेते हैं, जब किसी ऑप्शन को फॉल्स दिखाना हो, इस तरह से। तो अल्फा इंटू डब्लू -2 -4 -6 हो गया। तो ये वाला जो ट्रिपलेट है ये W में नहीं हो सकता ना, W में वैसे ट्रिपलेट होंगे जहां x नॉन नेगेटिव हो y नॉन नेगेटिव हो, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो हमने दिखा दिया बी डी और मतलब BCD आंसर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली आंसर ए है। अब आंसर ये प्रूफ कर देता हूं मैं कैसे है ना, तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। चेक करो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बी और डी में तो ये पहला वाला फेल हो गया,
और लास्ट जो सी ऑप्शन में ये थर्ड वाला फेल हो गया। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, अभी वो ट्रेस नहीं कर पाया क्योंकि कुछ इमेजेस हैं जो कि ट्रेस नहीं कर पाता है वो, तो है ना, ये पीडीएफ में जो है वो वही ट्रेस कर पाता है ये सर्च में। डाउट है भाई किसी को? ओके है ये? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, वो तो क्वेश्चन है। ये बता रहा है कि भाई ये एक सेट है, उसमें ट्रिपलेट हैं, वो सारे ट्रिपलेट्स हैं, ये समझ लो आर क्यूब का एक सबसेट है। कैसा सबसेट है? जहां एक्स एक्सिस सिर्फ पॉजिटिव वाला, नॉन नेगेटिव नहीं कंसिडर होगा। तो एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो वो एक सेट है, मतलब ये एक्चुअली सबसेट है आर क्यूब का। यहाँ पे भी जो है ना, इस वाले क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस जो है वो आपका आर क्यूब है। अब चार ऑप्शन में डब्लू डिफाइन किया हुआ है, मान लो W1 W2 इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, सी ऑप्शन में W3, डी ऑप्शन में W4। ये जो चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में W1 W2 W3 W4 ये चार सबसेट लिखा है आर क्यूब का। अब आपको डिसाइड करना है कि वो सबसेट सबस्पेस है कि नहीं है। तो सबस्पेस होने के लिए तीन कंडीशन आपको चेक करना है जस्ट। तो हमने चेक किया कि ये जो बी सी डी वाला है ये सबस्पेस नहीं है, सबसेट्स हैं लेकिन वो सबस्पेस नहीं है, तो ये सबसेट है आर क्यूब का, एक सेट है। ये चारों ऑप्शन एक सेट है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि कैसे एलिमेंट होंगे। ये एक्स वाई जेड का ट्रिपलेट होगा जहां एक्स नॉन नेगेटिव होगा, वाई नॉन नेगेटिव होगा, तो वही वाले एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग करेगा एक्चुअली। अभी कुछ और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अभी आज मैं यहीं पे क्लास है ना, आज कल नया थ्योरी नहीं कराऊंगा, आज सारे क्वेश्चन हम लोग, हालांकि टाइम भी ऐसा है क्योंकि आधा घंटा तो उसी में डाउट में चला गया था। तो इसमें है कि आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको समझ आएगा अभी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, प्रूव करके दिखाऊं, देखो। तो इसमें जो है, अगर आप ऑप्शन ए चेक करोगे कि क्यों वेक्टर स्पेस है, तो चलिए इसको हम यहाँ प्रूव करते हैं ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए में क्या है कि अगर आप एलिमेंट, जैसे ये डब्लू सेट है मेरा अभी, ठीक है, तो ऑप्शन में ये सेट डब्लू है। अब मुझे चेक करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है, प्रूफ करना है हालांकि। तो तीन कंडीशन, तो एक्स को जीरो, वाई को जीरो, जेड को जीरो, जीरो प्लस टू इंटू जीरो बराबर जीरो, यस, टू इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो जीरो, यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला ये ए ऑप्शन में जीरो जीरो जीरो, जिसको मैं जीरो एलिमेंट बोलता हूँ, ये डब्लू में बिलोंग कर रहा है, पहला सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन है कि आप कोई भी टू एलिमेंट चूज करो उस डब्लू से। तो लेट्स से मैं स्मॉल W1 चूज करता हूँ, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और W2 एलिमेंट चूज करता हूँ x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो ये मैं टू एलिमेंट्स इस सेट से चूज कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो दोनों सेट होंगे, दोनों एलिमेंट्स हैं, ये बोथ एलिमेंट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे प्रूव करना है कि इसका सम इसमें होगा। तो मतलब मैंने ये अज्यूम किया कि x1 y1 z1 कैपिटल W में है, इसका मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x2 y2 z2 जो है इस सेट में है, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस 3z1 इज इक्वल टू 0। तो ये चूंकि W में बिलोंग कर रहा है, ये इस कंडीशन को इंप्लाई कर रहा है आपके पास। और एंड फिर आपके पास x2 y2 z2 है, ये भी W में है, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है x2, या मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, एंड x2 प्लस 2y2 बराबर 0, 2x2 प्लस 3z2 बराबर 0। तो ये मैंने अज्यूम किया अभी कि दो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है। मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो ये कंडीशन कहता है कि आप कोई भी दो एलिमेंट चूज कर लो उस सेट में से, उसका सम भी उसी सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो मुझे अब दिखाना है कि इसका जो सम होगा
वो उसी सेट में बिलोंग करेगा। तो मतलब सम क्या होगा, अगर W1 W2 को मैं अगर यहाँ सम कर लूँ, सो ये आपके पास है x2 प्लस y2 एंड कॉमा x3 प्लस y3। अब चेक करो ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि हमने क्या एलिमेंट लिया है, हाँ हाँ उसके हिसाब से यहाँ से क्या आएगा, इसको ऐड कर लो आप ना, हाँ ठीक है, x1 प्लस x2 ठीक है ना, इसको ऐड कर लो, y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2। अब ठीक है, तो ये हमने इन दोनों को ऐड किया। अब मुझे चेक करना है कि ये जो सम वाला जो एलिमेंट आया, हमने इन दोनों को ऐड किया सिंपली, तो दो ऑर्डर ट्रिपलेट को कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये जो ट्रिपलेट है ये क्या बिलोंग करेगी इस सेट में। तो आपको ये टू कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है, ये टू कंडीशंस हमें पता है। क्यों पता है, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि W1 W2 इसमें है। अब मुझे सम को चेक करना है कि सम उसमें बिलोंग करेगी क्या, तो आप चेक करो इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर लो, इसको इसके साथ ऐड कर लो और इसको इसके साथ ऐड कर लो, क्या मिलेगी देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर दूं तो ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस, जब आप ऐड करेंगे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। एंड जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सो 2 टाइम x1 प्लस x2 प्लस 3 टाइम z1 प्लस z2 बराबर 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x1 y1 है, x1 प्लस x2 है, y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 कब सेटिस्फाई करेगा, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई, जब कब बिलोंग करेगा उस सेट में, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कीजिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि दिस बिलोंग्स टू W। आप खुद को कन्विंस कीजिए आप लोग, नहीं तो क्वेश्चन पूछो। तो चूंकि ये वाला जो एलिमेंट है ना, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, अभी के लिए समझो कि दिस इज स्मॉल x, दिस इज स्मॉल y, दिस इज स्मॉल z। तो ये हो गया x प्लस 2y बराबर 0, 2x प्लस 3z बराबर 0। तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ट्रिपलेट है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये प्रूफ हो गया, हाउ टू राइट प्रूफ। सिमिलरली तीसरी कंडीशन है, तो तीसरी कंडीशन मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ ना, यहाँ प्रूफ कर देता हूँ, देखो। सो हम लोग थर्ड कंडीशन प्रूफ करते हैं, तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, तो ये तीसरी कंडीशन मैं प्रूव कर रहा हूँ इसी वाले फर्स्ट पार्ट का ही, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ये यहाँ पे तीसरी कंडीशन में यहाँ चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक W अज्यूम करेंगे, हम क्या लेंगे, W बिलोंग्स टू W, अल्फा बिलोंग्स टू R, और मुझे प्रूव करना होगा कि अल्फा इंटू W भी उसी सेट में होगा। ये हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड स्मॉल w इज द बिलोंग्स टू कैपिटल W, तो उसका जो अल्फा इंटू W होगा वो कैपिटल W में होगा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ से स्मॉल w जो हमें है ना, कोई भी ले लो, मान लो XYZ है एग्जाम्पल के लिए, ये बिलोंग कर रहा है W में और अल्फा रियल नंबर है। तो स्मॉल w जो मैंने अभी कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है, XYZ W में, इसका क्या मतलब है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो इसके कंडीशंस हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y बराबर 0 एंड 2x प्लस 3z बराबर 0, ये मेरे पास है कंडीशंस। अब मुझे प्रूफ करना है अल्फा इंटू डब्लू उस सेट में बिलोंग करेगा, डब्लू मैंने अज्यूम किया कैपिटल W में बिलोंग कर रहा है। तो अब मैं चेक करूंगा अल्फा इंटू डब्लू क्या है। सो व्हाट इज अल्फा इंटू डब्लू, सो अल्फा इंटू डब्लू अगर आप लिखेंगे तो ये होगा, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा इंटू XYZ, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, सो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा x कॉमा अल्फा y कॉमा अल्फा z। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाला जो सेट है, मतलब ये एक एलिमेंट है, सॉरी ये एक एलिमेंट है, ट्रिपलेट है, दिस ट्रिपलेट विल आल्सो बिलोंग टू दिस सेट W। तो उसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ दिखा दो कि सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स ऑल। तो चूंकि यहाँ पे मुझे पता है कि ये दोनों इक्वेशन ओके है, अब मुझे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पता है कि मैं किसी रियल नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इक्वेशन में, यहाँ भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इक्वेशन में। तो आप यहाँ अल्फा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी अल्फा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होगा,
तो नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा वाई इज 0, 2 अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा जेड इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन ओके है। क्यों ओके है? क्योंकि ये मुझे पहले से पता है, ये हमने ट्रू अज्यूम किया है। क्यों अज्यूम किया है? क्योंकि यहाँ कंडीशन थ्योरम कहता है कि इफ अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू देन यू प्रूव दैट अल्फा इंटू डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। और अगर आप प्रूव कर पाओगे तो सब स्पेस है, नहीं प्रूव कर पाएंगे सब स्पेस नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से मिल तो गया, ये x ये y ये x और ये z, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई कॉमा अल्फा जेड जो कि अल्फा इंटू डब्ल्यू था दैट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दैट्स। तो ये प्रूफ हो गया। एक्चुअली एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, आप रफली खुद को कन्विंस करो, समझाओ कि ऐसा हो रहा है, इतना लिखने की जरूरत, क्योंकि सब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं सबमिट करना है जैम गेट में, तो आप बस अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। पूछना है किसी को कुछ पूछो। तो ये प्रूफ था, तीनों कंडीशन वन बाय वन, फर्स्ट कंडीशन, फिर यहाँ है ना फर्स्ट ये लाइन में था ऊपर वाला लाइन, सेकेंड एंड देन थर्ड, तीन हमने तीनों कंडीशन वन बाय वन चेक किया हमने, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जी जी, हाँ तो हमने प्रूफ किया ना, समझिए। नहीं नहीं, हमें ये पता है कि नहीं पता है, सो विल दिस इम्प्लाई दिस और नॉट, ये पता है ना मुझे। और मुझे ये भी पता है किसी इक्वेशन में मैं रियल नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो पहले प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमने इस चीज को यूज करके ये लिखा है, हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है ये, वी नो दिस एंड वी नो दिस, हमने अज्यूम किया है कि W कैपिटल W में है तो इसका मतलब दिस कंडीशन इज ओके, एंड वी अज्यूम्ड दैट अल्फा इज अ रियल नंबर। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, वी आर मल्टीप्लाइंग अल्फा बोथ साइड इन दिस इक्वेशन। तो अगर ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है तो हम दोनों तरफ अल्फा मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहां भी मल्टीप्लाई किया, हाँ, so we multiply alpha this side and this side, we multiplied alpha this side and this side, now this equation implied this and this implies this belongs to W, so ये वाला imply, ये condition हमने prove कर दिया। और ये prove कैसे किया, इन दोनों के help से, this implied this and this implied this। तो जो हमारे पास पहले से है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं कह रहा हूँ इस असाइनमेंट में सिर्फ सब स्पेस एंड स्पेस का ही क्वेश्चन है। ये जो असाइनमेंट है इसमें सिर्फ आपका वेक्टर स्पेस वाले क्वेश्चन है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा में वही है कि वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन -1 to 1 ओवर आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस। अब ये भी क्वेश्चन देखो, अब आपको पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा सब स्पेस है। ये यहाँ वेक्टर स्पेस क्या है, सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये वेक्टर स्पेस है। अब आपको चेक करना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सब स्पेस होगा, आप चेक कीजिए जरा। जैसे मैंने अभी एक चेक किया है, आप उतना ही दिमाग लगाओ और कोशिश करो इसको। ठीक है, चेक करो एक बार, जल्दी 2 मिनट ट्राई करो फिर बताओ। डाउट वाले लोग डाउट क्लास में मिलो, है ना, 11 11:30 से क्लास होती है, डाउट क्लास स्टार्ट। और नहीं नहीं, हाँ सच दैट, एक गलती से टाइपिस्ट ने गलती किया है, ये वो ये लाइन है सच दैट, या हम लोग ऐसा भी लिखते हैं ना, यही वाला फ्लैश जो लिखा है एक्चुअली ये है, यहाँ सच दैट है। हाँ, कि एफ बिलोंग्स टू वी सच दैट वी वेनिसेस एट सम। अभी सब लोग दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे वेक्टर सबस्पेस है कि नहीं है, यू कोशिश करो, पहले कोशिश करोगे तो हो जाएगा सॉल्व, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ट्राई करो।
ये भी किसी ने पे किया ना लाइव क्लास, तो उसमें योद्धा वाले में ऐड कीजिए, योद्धा में डिस्कशन में है ना। जीरो जीरो वेनिस मतलब जीरो इक्वल टू जीरो, हाँ। हाँ, यहाँ जो वेक्टर होंगे, जैसे वी क्या है, सेट ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन दिस। तो ये वेक्टर स्पेस में सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो कि डोमेन जिसका ये है, डोमेन इज -1 to 1। तो जो आपके यहाँ पे वेक्टर्स होंगे वो फंक्शंस होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे। तो जो वी हम लिखते थे ना, अब वो एफ है, ये लिखा ना, वी बिलोंग्स टू विद एफ। तो ए फंक्शन इज अ वी एक्चुअली, यस। हाँ, पहली चीज है कि जीरो फंक्शन शुड बिलोंग टू ऑल सेट्स। देन यू चूज टू फंक्शन, मान लो कोई एक ऑप्शन को बता रहा हूं मैं, मान लो दिस ऑप्शन को चेक करना है, तो जीरो फंक्शन शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सेकेंड, यू चूज टू फंक्शन फ्रॉम दिस सेट, देन उसका सम भी इस सेट का मेंबर होना चाहिए। देन यू चूज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट एंड चूज अ रियल नंबर फील्ड से, एंड देन अल्फा टाइम एफ शुड ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेट। ये चीज है। ओके, तो ये वाला, ओके। यस यस, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो जैसे इसको मैं अगर लिखूं, तो यहाँ जो वी हमें दे रखा है ना, जो वेक्टर स्पेस है, ये है सेट ऑफ फंक्शन जिसका डोमेन है -1 to 1, यहाँ से आर तक इसका फंक्शन है ना। ये है सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस सच दैट एफ इज अ कॉन्टिन्यूअस। ये वेक्टर स्पेस है। अब मैं ऑप्शंस इसका सबसेट है, ये वेक्टर स्पेस है, तो ऑप्शन जो इसका सबसेट है, मुझे चेक करना है कि ये 4 सबसेट्स मुझे 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो कौन सा वाला सबसेट सब स्पेस होगा, मुझे ये चेक करना है। तो जैसे अगर मैं पहला ही चेक करूं, मान लो इसको डब्लू नाम दे देता हूँ। डब्लू कह रहा है कि वैसा फंक्शन है वी का, सो वी एक वेक्टर स्पेस है, तो वी का कोई एलिमेंट ले रहा हूँ इस तरीके से कि एफ एफ वेनिसेस एट सम पॉइंट। तो ये कहना चाह रहा है एफ एक्स इज जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये आपका एक्चुअली W1 है। मान लो पहला ऑप्शन को मैं W1 कह देता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि ये जो है, तो कह रहा है फॉर सम एक्स, फॉर ऑल नहीं बोला इसने ना, तो इसका क्या मतलब है, जीरो फंक्शन, अच्छा जीरो फंक्शन है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू दिस,
सो जीरो फंक्शन में बिलोंग करना चाहिए। तो जीरो फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, यही ना जीरो फंक्शन का मतलब है। जैसे आप लोग फंक्शन चैप्टर लोअर क्लास में है ना बोला था ना, बेसिक में फंक्शन चैप्टर पढ़ लो 11th-12th क्लास से। तो जो आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, तो जब आप टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं तो एक आता है कांस्टेंट फंक्शन, आता है ना कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता था? एफ एक्स इज इक्वल टू के, चाहे एक्स कुछ भी ले लो, अगर रियल है तो आर। अब इसी का एक सब टाइप हो जाएगा जीरो फंक्शन। सो जीरो फंक्शन क्या होगा? के को जीरो रख दो, सो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ मैं फंक्शन एफ आर टू आर ले रहा हूँ, इसीलिए मैं बात ऐसा कर रहा हूँ। डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। ये 11th-12th में ये सब था ना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो जीरो फंक्शन इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। जब मैं कांस्टेंट को जीरो ले लूंगा तो ये जीरो फंक्शन है। तो जीरो, अब यहाँ आर इसलिए लिया कि डोमेन रियल नंबर है। यहाँ डोमेन आपका -1 से 1 में है, ये डोमेन क्या है? -1 to 1 है। तो यहाँ पे होना चाहिए कि जब जीरो वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ तो ये जीरो फंक्शन है, एफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। बताओ क्या ये वाला फंक्शन इसमें बिलोंग करेगा? ए में? ए में तो बोला है फॉर सम, फॉर ऑल तो बोला नहीं। और फॉर सम का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, तो किसी एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन जीरो फंक्शन ये होता है कि हर पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, तो वो उसको बिलोंग करना चाहिए। तो हर पॉइंट पे जीरो है तो ओके हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, हर पॉइंट पे जीरो है तब भी ओके है, क्योंकि इसने कहा कि एटलीस्ट 1 पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। तो अगर हर पॉइंट पे जीरो तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चेक करो। अब यहाँ थोड़ा सा ना तुम लोगों को फंक्शन का थोड़ा सा, जो अगर जिन लोग वीक होंगे उनको दिक्कत हो रहा होगा। मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो जीरो फंक्शन है f बराबर जीरो, इसको बोलूंगा मैं f बराबर जीरो। तो ये जीरो एलिमेंट है, क्या ये बिलोंग कर रहा है W1 में? यस और नो? इसने कहा था कि ऐसा फंक्शन जो कम से कम एक पॉइंट पे जीरो, फॉर सम का मतलब है एटलीस्ट 1 पॉइंट पे जीरो हो। तो ये है तो एटलीस्ट 1 पॉइंट पे जीरो, ये पूरे x -1 से 1 में जीरो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जीरो फंक्शन इसमें बिलोंग तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आते हैं, सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है कि मैं दो ऐसे फंक्शन चूज करूंगा जो इसमें बिलोंग कर रहा हो, है ना। सो विल चूज टू फंक्शन फ्रॉम दिस में बिलोंग कर रहा हो। और जैसे मैं एक काम करता हूँ, देखो, जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ f1x बराबर x-1 अभी के लिए, और f2x बराबर x+1, ठीक। नहीं तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हम ऐसा लेंगे कि मुझे दिखाना है कि मैं, देखो मैं काउंटर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि टू फंक्शन चूज करूँ इस सेट में से जिसका सम उस सेट में ना आए, मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा होगा, कोशिश करो। तो ये जैसे कहाँ पे जीरो है, x बराबर 1 पे जीरो है, ये कहाँ पे जीरो, x बराबर -1 पे जीरो है, तो इसका सम लेंगे तो क्या होगा, 2x आ जाएगा, तो 2x भी जीरो पे जीरो हो जाएगा। तो तुम ऐसा फंक्शन लो कि कहीं जीरो ना हो, बना सकते हो। क्या कर सकते हैं? x-1/2, ठीक है, हाँ ले सकते हैं ना, यस। हम लोग कुछ भी ले, देखो हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है ऐसा फंक्शन है जो एटलीस्ट 1 पॉइंट पे जीरो है। तो जैसे मैंने ये फंक्शन लिया, ये 1 पे जीरो है, ये लिया 1/2 पे जीरो है, दोनों इस सेट में है। तो ये f1 f2 दोनों बिलोंग कर रहा है W1 में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि f1 बिलोंग्स टू W1, f2 बिलोंग्स टू W1। तो v1 v2 की जगह f1 f2 लिख रहा हूँ, जो v1 v2 था वो f1 f2 है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या f1 प्लस f2 भी, f1 प्लस f2x, इसको ऐड करो दोनों को, तो कितना हो गया, 2x माइनस 3/2। तो ये कहाँ पे जीरो होगा, 3/4 पे, लेकिन 3/4 इसमें तो है ही, है ना। हाँ, नहीं नहीं, वैनिसेस मतलब जीरो है। वैनिस कहीं भी लिखा मतलब जीरो है, दिस इज जीरो। वैनिस मतलब खत्म हो जाना, जीरो हो जाना।
जीरो एट सम पॉइंट। जैसे अभी मैं ना देखो इसने सजेस्ट किया वो यहाँ इस पे आ जाओ, चलो अब देखो, नहीं नहीं इस पे नहीं, इसको ले लो 1/2 माइनस एक्स। नहीं नहीं नहीं, एक्स माइनस 4 क्यों लेंगे भाई, एक्स माइनस 4 किस पॉइंट पे जीरो होगा, 4 इसमें है, हमें डोमेन लिखना ना। अभी देख लो हो गया, ये एग्जाम्पल है, सो काम हो गया। अब तो यहाँ से हमने f1 लिया x माइनस 1, तो कहाँ पे जीरो है, 1 पे, हाफ माइनस एक्स ले लिया, जैसे x माइनस हाफ कहा था मैंने, हाफ माइनस एक्स ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ ये हाफ पे जीरो है, ये इसमें है। अब आप f1 प्लस f2 निकालो, f1 प्लस f2 x जो होगा ऐड कर लो, कितना आएगा बताओ ऐड करके। अब मुझे बताओ ये कभी जीरो के इक्वल आ सकता है क्या, ये तो एफ एक्स आ गया, दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, तो इस ये किस पॉइंट पे इक्वल टू जीरो आएगा। तो हमने भी क्या प्रूव किया हमने, तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, देयर इज नो एक्स फॉर विच सम ऑफ द फंक्शन इज जीरो। सो कहने का मतलब ये हुआ कि f1 w1 में था, f2 w2 में है, लेकिन सम w1 में है, f1 f2 दोनों w1 में है, तो f1 plus f2 does not belong to w1 and that's why a option is wrong. So this is not a vector space. तो ये काउंटर एग्जांपल है। ओके भाई, बाकी ऐसे चेक करो, टाइम भी खत्म हो रहा है। देखो सेकंड वाला देखो, अब मैं सेकंड चेक करता हूँ। तो जैसे सेकंड वाला कंडीशन है कि वैसे फंक्शंस हैं इसमें जहां f 0 0 हो जाए, तो ये अब फिक्स कर दिया, बी जो ऑप्शन कह रहा है कि W2 लिख देता हूँ, वैसे फंक्शन है, मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एक कंटिन्यूस फंक्शन है जहां f 0 0 हो जाए। तो अब बताओ जीरो वेक्टर सेटिस्फाई करेगा इसको, जीरो वेक्टर हर पॉइंट पे जीरो होता है, तो जीरो पे भी जीरो होगा, ओके है। तो मतलब f बराबर जीरो ये सेटिस्फाई करेगी W2 में, ओके है। दूसरा कंडीशन ये है कि अब फिर से कोई फंक्शन जीरो पे जीरो है, दूसरा भी जीरो पे जीरो है, तो मतलब मान लेता हूं कि ये पहला कंडीशन था। दूसरा में क्या करते हैं हम लोग, लेट f1 बिलोंग्स टू W2 एंड f2 बिलोंग्स टू W2। देन हमें क्या प्रूव करना पड़ता है कि f1 प्लस f2 W2 में है। तो f1 W2 में कब होगा, जब f1 ऑफ 0 0 होगा एंड f2 ऑफ 0 भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कर लेंगे दोनों को, सो f1 प्लस f2 एट 0 0 हो जाएगा, और इससे ये प्रूफ हो गया कि f1 प्लस f2 भी W2 में है। तो दूसरा कंडीशन भी ओके है। तीसरे कंडीशन में आते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता है, एक रियल नंबर चूज करो और एक फंक्शन चूज करो सेट से। तो मैं एक फंक्शन f चूज करता हूँ W से, W2 से, एंड एक अल्फा कोई भी रियल नंबर चूज करता हूँ। तो इसका मतलब f W2 में कब होगा, जब f 0 0 है, और c तो अल्फा रियल नंबर है, तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा इंटू एफ ऑफ 0 निकालोगे तो अल्फा इंटू 0 0, तो बी तो वेक्टर स्पेस हो गया एक्चुअली। सो बी इज द वेक्टर स्पेस एक्चुअली, हाँ बी बताया था ना आंसर में। सो बी इज अ वेक्टर स्पेस, चेक करो। तो बी विल सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशंस। यहाँ देखा हमने, जीरो वेक्टर में जीरो बराबर जीरो होता है, यस। अगर f1 0 0 है, f2 0 0 है, तो f1 प्लस f2 एट 0 0 होगा। अगर f1 0 है, c टाइम f1 भी 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट पे एट 0 पे, तो ओके है। तो ये कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, बाकी देख लो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तुम बाकी जस्टिफाई करो। तो अभी के लिए तुम्हारा होमवर्क या असाइनमेंट मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, और टाइम तो नहीं है, ये वाला असाइनमेंट, इसमें टोटल क्वेश्चन सब स्पेस वाले ही हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी सब स्पेस पे ही है, अगला भी सब स्पेस पे ही है। तो आगे मैंने अभी सिर्फ जो सब स्पेस चेक करने वाला क्वेश्चन है वो देखना, जहाँ सब स्पेस चेक करना हो, तो वैसे क्वेश्चन तुम देखो। और अगले क्लास में तुम डाउट क्लास, कल भी हम इसका डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें असाइनमेंट भेज देता हूँ, बाकी तुम्हें पता ही है कहाँ पे असाइनमेंट है, तो ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ। तो आज हमने क्या किया, शुरू में कुछ टाइम हमने उस डाउट में ख़त्म किया, जो कि डाउट हालांकि वो रैंक नलिटी थ्योरम पे था, जो कि मैंने भी कराया नहीं है क्लास में।
ठीक है ना। तो जो बाहर के टॉपिक के क्वेश्चन वो डाउट क्लास में डिस्कस करो, क्योंकि टॉपिक डिस्कस नहीं किया। दूसरा अभी हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया है और सब स्पेस डिफाइन किया है, सब स्पेस एक थ्योरम लिखा है। तो ये 3 कंडीशन जो चेक करना था वो थ्योरम ही था। तो उस थ्योरम पे बेस्ड हम लोग चेक करेंगे कि सब स्पेस है कि नहीं है। तो आपको मतलब वेक्टर स्पेस और सब स्पेस हमने आज डिस्कस किया बेसिक्स। आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे आपको ड्राइव में हमारे। देखो ये वाला मैं अभी भेज देता हूँ ग्रुप में, ताकि बाकी लोग प्रैक्टिस कर सके। अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे कल। तो ये स्टॉप करता हूँ, ठीक है, थैंक यू।